सुप्रभात। मेरी कल्पना का आदर्श समाज दूसरा, पहला हमने पढ़ लिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो। दूसरा भाषण है उनका। पहला हमने समझा दिया कि उसके 3 अनिवार्य तत्व हैं। स्वतंत्रता, इसके 3 अनिवार्य तत्व हैं। स्वतंत्रता, समता, मातृत्व यानी भाईचारा। स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये आदर्श समाज के 3 तत्व हैं और जिससे लोकतंत्र की सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। ये लोकतंत्र, आज के लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि सबको आज़ादी मिले, सबको समान अधिकार मिले, लोग भाईचारे से रहे और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया हर जगह पहुंच सके। देखिए, आज की राजनीति जो है, आज की जो राजनीति है उसको जाति व मजहब पर आधारित हो गई है। ऐसे समय में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक आदर्श समाज बनाने के लिए कि हमारा समाज कैसा हो और आज की जो जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में एक आदर्श समाज का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जाति और मजहब से दूर रहकर हमें एक आदर्श समाज बनाना है जिसमें सबको आज़ादी मिले, सब समान रूप से सबको अधिकार मिले, सब भाईचारे से। यह इस अध्याय की पृष्ठभूमि है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम इस भाषण का सारांश समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श समाज। अब आदर्श समाज कैसा है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो? देखिए, हमारा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जाति प्रथा से मुक्त होना चाहिए। हमारा आदर्श समाज जो है, भीमराव अंबेडकर चाहते हैं कि वो जाति प्रथा से मुक्त रहे, उसमें किसी प्रकार की जाति का बंधन नहीं रहे और आदर्श समाज में, हमारे आदर्श समाज में स्वतंत्रता हो, समता हो, भाईचारा हो। ये 3 बातें हमारे समाज में होनी चाहिए और आदर्श समाज में वांछित परिवर्तन भी होने चाहिए। यानी कि स्वतंत्रता के लिए उसमें थोड़े बहुत वांछित परिवर्तन भी होने चाहिए, थोड़े बहुत उसमें वांछित परिवर्तन होने चाहिए और सबको मिलकर सबके हितों की रक्षा करनी चाहिए। आदर्श समाज ऐसा हो कि सबको मिलकर सबके हितों की रक्षा करनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबके हितों की रक्षा करनी चाहिए। लोकतंत्र ऐसा हो जिसमें सामूहिक जीवनचर्या की रीति हो। हमारे देश का लोकतंत्र आधारित समाज ऐसा हो कि सभी की सामूहिक रीति एक जैसी हो, एक जैसे अधिकार हो, सब कुछ किसी प्रकार का भेदभाव आदर्श समाज में दिखाई नहीं देना चाहिए, वही आदर्श समाज कहलाता है। अब देखिए, हमारे आदर्श समाज में ये तो हो गई आज़ादी की बात। अब हम अपने आदर्श समाज की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं कि आदर्श समाज में जो स्वतंत्रता मिलती है,
यानी जाति प्रथा के जो समर्थक हैं, जो लोग जाति प्रथा के समर्थक हैं, जाति प्रथा के समर्थक जो लोग हैं, मनुष्य को संपत्ति का अधिकार तो देते हैं, संपत्ति का अधिकार देते हैं, स्वस्थ रहने का अधिकार देते हैं, जीविकोपार्जन करने का अधिकार देते हैं, जीविकोपार्जन करने का अधिकार देते हैं, लेकिन मनुष्य को प्रभावशाली प्रयोग से आजादी नहीं देना चाहते। जो है ये जाति प्रथा के समर्थक हैं, मनुष्य को प्रभावशाली तरीके से पूर्ण रूप से आजादी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये आजाद हो जाएंगे तो उन लोगों के कार्य कौन करेगा, उनको दास्तान में कैसे रखा जा सकता है। और ये लोग जो है मनुष्य को दास्तान में रखना चाहते हैं, उसको जकड़ना चाहते हैं, दास्तान में रखना चाहते हैं, और मनुष्य को अपना व्यवसाय चुनने की आजादी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि प्रभावशाली लोग जो होते हैं, मनुष्य को व्यवसाय चुनने की आजादी नहीं देते हैं। वो लोग जो हैं उनको सामाजिक दास्तान में बांधना चाहते हैं, वो लोग जो हैं उनको सामाजिक दास्तान में बांधना चाहते हैं। दास्तान यानी गुलाम बनाकर रखना। गुलाम किस प्रकार? दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्य का पालन करना। मान लो नौकर है, एक नौकर को अपने मालिक ने जो निर्धारित कर दिए हैं नियम, उसको फॉलो करना होगा, तो क्या होगी? एक सामाजिक दास्ता हो गई। तो इस तरह की दास्ता नहीं होनी चाहिए। अब कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि सबको समान अवसर मिले, सबको समता मिले, समान अवसर मिले। देखिए, भीमराव अंबेडकर चाहते हैं कि आदर्श समाज ऐसा हो जिसमें सबको समता मिले, समता नहीं, सबको समान अवसर मिले। यानी कि समता के आलोचक जो मानते हैं कि सभी मनुष्य जो होते हैं वो एक समान नहीं होते, मान लिया सभी मनुष्य जो है एक समान नहीं होते। अगर सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, मैं एग्जाम्पल दूं, हमारे परिवार में ही, हम एक अच्छे परिवार से आते हैं, अगर हमारे परिवार में कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ लिख के कोई पढ़ाई में कमजोर हो जाता है, कोई मान लो हमारे परिवार में कोई विकलांग होता है, तो क्या हम उसको बाहर फेंक देते हैं? नहीं। जब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, और मनुष्य की कार्य क्षमता जो होती है, मनुष्य की जो कार्य क्षमता होती है, वो तीन बातों पर निर्भर होती है। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। वो तीन बातें जो होती हैं, एक तो होती है शारीरिक वंश परंपरा। शारीरिक वंश परंपरा निसंदेह, देखिए, कलेक्टर का बेटा होगा, निसंदेह वो अच्छा ही बनेगा। अगर एक ही स्कूल में कलेक्टर का बेटा, एलडीसी का बेटा, स्वर्ण कास्ट का बेटा, निम्न जाति वाला व्यक्ति जो है उसका बेटा, ये सभी एक साथ पढ़ेंगे, निसंदेह निम्न जाति वाला व्यक्ति जो है उनके स्तर का होगा। लेकिन हमने अपने समाज को बांट ही ऐसा दिया है। एक बात कर रहे शारीरिक वंश परंपरा की, दूसरी बात कर रहे हैं सामाजिक उत्तराधिकार। सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर मनुष्य के अपने प्रयास, मनुष्य के अपने प्रयास। अब देखिए, शारीरिक वंश परंपरा और दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार। और शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर सभी मनुष्य जो है वो, देखिए, एक समान नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसे का बालक है, उसका भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं हुआ है, वो उसके अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि अच्छे परिवार वाला विद्यार्थी है, वो हष्टपुष्ट है,
उसका खान पान अच्छी तरह से हुआ है। और सामाजिक उत्तराधिकार की बात करें तो माता पिता के कल्याण, शिक्षा का ज्ञानार्जन, सभ्य लोगों को जंगली लोगों से अधिक सक्षम बनाना है। 3 बातें यहाँ हमारे सामने आती है और मनुष्य को अपने प्रयास करने चाहिए। तीनों ही दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते हैं। अगर हम इन तीनों दृष्टियों से देखें, सामाजिक उत्तराधिकार के नजरिए से देखें, मनुष्य के अपने प्रयास देखें, तो इन तीनों नजरियों से मनुष्य जो है एक समान नहीं होते। जब एक समान नहीं होते हैं, स्वाभाविक है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि वो तो फिर उनके साथ असमान व्यवहार क्यों हो? इन तीनों के साथ असमान व्यवहार क्यों हो? इन तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इन तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा और समान अवसर के लाभ मिलने चाहिए। हम मानते हैं कि मनुष्य प्रथम 2 बातों से, देखिए, हम मानते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, इन 2 बातों से मनुष्य के साथ असमान व्यवहार उचित नहीं है। ये तो असमान व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि उत्तम कुल में शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उत्तम होगा, उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, उसकी पैतृक संपदा अच्छी होगी, वो अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और वो आगे निकल जाएगा। देखिए, निसंदेह सामाजिक उत्तराधिकार है, अच्छा वंश है, यानी कि निसंदेह वो सामाजिक शारीरिक वंश परंपरा वाला व्यक्ति और सामाजिक उत्तराधिकार वाला व्यक्ति जो है आगे निकल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी समान अवसर का लाभ देने के लिए उनको समाजोपयोगी बनाना होगा। इन सभी को समान अवसर का लाभ मिलना चाहिए, समान अवसर का लाभ मिलना चाहिए। भले ही एक निम्न व्यक्ति जो है अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है, फिर भी उसको एक तरह से समान अवसर जो है वो मिलने चाहिए, उसको समाजोपयोगी बनाना चाहिए और समान व्यवहार भी उपलब्ध करवाना चाहिए। इन तीनों को समान व्यवहार भी मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अब समता की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? देखिए, आखिर ये शब्द समता शब्द आया कहां से है? समता शब्द जो आया है वो फ्रांसीसी क्रांति से आया है। देखिए, आखिर हमें समता की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक आदर्श समाज में समता की आवश्यकता क्यों है? देखिए, समता शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से आया है। अमीर और अमीर होता जा रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था, समता की भावना आनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये सही है, ये सत्य सिद्ध है कि राजनीति में राजनेता आवश्यकता व समता के आधार पर अपनी प्रजा से अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता है। देखिए, समता की आवश्यकता, जब राजनीति में राजनेता जो है अपनी प्रजा के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता है, उसको अपनी प्रजा के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, और वही राजनेता जो है सफल होता है। उस समय व्यवहारिक सिद्धांत अपनाकर एक समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। मानवता की दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में बांटना संभव नहीं है, यानी कि मानवता की दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में नहीं बांटा जा सकता है। 2 वर्गों में बांटना ठीक नहीं है, क्योंकि सबको समान रूप से अवसर मिले, सब आगे बढ़े, सभी मनुष्य एक समान हैं, सभी मनुष्य जो है एक समान है। सभी मनुष्य को एक व्यवसाय अपनाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। देखिए, हम लोग कई बार ऐसा भेदभाव करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके यहाँ राजस्थान में कोई व्यवसाय लगाता है, आपको नहीं मालूम उसकी जाति पाति क्या है, आप उसके यहाँ खाते हो। हमारे यहाँ का एक लोकल व्यक्ति जो होता है, आप जानते हो कि वो निम्न जाति का है, और वो अगर व्यवसाय लगाता है तो बेचारा भूखे मरने की नौबत आती है, उसके पास कोई नहीं जाता है।
तो राजनीति में एक तरह का एक समान व्यवहार दिखाई देता है, सभी मनुष्य एक समान हैं, क्योंकि समता से ही कल्याण हो सकता है, समता से ही कल्याण संभव है, समता से ही कल्याण हो सकता है। परंतु राजनीतिज्ञ के लिए सम्मान करना व्यवहारिक भी है और ये उसके व्यवहार की कसौटी भी है, उसको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए और यही उसकी कसौटी है। यही कारण है कि हमारे देश के पीएम यही कहते हैं कई बार, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि देखिए, जब हम सत्ता में आ जाते हैं सबको साथ लेकर चलना पड़ता है और वही देश आगे बढ़ता है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वही समाज आगे बढ़ता है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। और जो निम्न है, बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण मिले, उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। जब उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा तभी तो वो समान रूप से आपके साथ आ पाएंगे। तो राजनीति के लिए समान व्यवहार करना व्यवहारिक है और यही उसके व्यवहार की कसौटी है। अंत में यद्यपि समता काल्पनिक जगत की वस्तु है, नेताओं का यही मार्ग व्यवहारिक व एकमात्र कसौटी है। हो सकता है समता स्थापित करने में समय लगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार जाति मजहब के आधार पर किसी प्रकार के दंगे नहीं हो, सभी भाईचारे से रहे, सभी प्रेम से रहे, सभी मोहब्बत से रहे और भाईचारा जो है वो स्थापित हो, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वो चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, सबको आज़ादी मिले, सबको समान अवसर मिले, सब भाईचारे से रहे और मनुष्य की कार्य क्षमता तीन बातों पर भले ही निर्भर हो, लेकिन तीनों दृष्टि से सभी समान नहीं हो सकते हैं और इसके लिए राजनेताओं को आगे आना होगा और उसको व्यवहारिक रूप में अपनाना होगा, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इन दोनों, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इन दोनों से संबंधित जो है अभ्यास प्रश्न जो हैं हम वो अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।